मेरी शादी कम उम्र हसीन लड़की से हुई थी। मैं बहुत खुश था, लेकिन मैं शादी के 2 माह बाद कमाने के लिए दुबई चला गया। वो बहुत रोई, बोली मत जाओ। मुझे लगा जैसे वो खौफजदा है। मैंने खौफ की वजह पूछी तो घबरा गई। मेरा दुबई जाना मजबूरी था, मैं चला गया, पर वो मुझसे बात न करती। 4 महीने बाद जब मैं गुस्से से वापस पाकिस्तान आया कि उसका दिमाग दुरुस्त करूं, तो मेरे घर पर ताला लगा हुआ था। हैरान रह गया और पड़ोसियों से पूछा कि मेरी बीवी और घर वाले कहाँ गए हैं। अभी पूछ ही रहा था जब घर के अंदर से हल्की सी चीख की आवाज सुनाई दी। मैंने फौरन ताला तोड़ा, अंदर गया तो मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं यूं ही जाने के लिए वापस पलटा तो मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी लग गई, जैसे मैं यहाँ पर कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। मैंने घबरा कर इर्द गिर्द देखा। मोहल्ले वाले अपने घरों में वापस लौट चुके थे। जब उन्हें पता चला कि मैं दुबई से वापस आ गया हूँ, तो सभी मुझसे मिलने आए थे, लेकिन फिर दरवाजे का बताते हुए बोले, तुम्हारे जाने के 2 माह बाद यहाँ पर ताला लग गया था। उसके बाद हमने कभी किसी को भी घर के अंदर आते जाते नहीं देखा। पता नहीं तुम्हारी बीवी कहाँ चली गई। ये बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन जब बांधे खड़ा रहा था। साथ ही ये बात भी दिमाग में चल रही थी कि पता नहीं मेरी बीवी के साथ पीछे क्या हुआ होगा। मैं अपने घर गया तो मेरी माँ ने भी लाइज्मी का इजहार किया और कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने रिमशा को कहा था मेरे पास आकर रुक जाओ, मगर उसने मना कर दिया। पहले पहल तो मैं बहुत हैरान हुई, जोर भी दिया कि कैसे अकेले रहोगी, मगर वो अपनी बात पर अटक चुकी थी कि वहीं पर ही रहना है। सो मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। 1-2 हफ्तों के बाद जाकर देखा तो तुम्हारा घर बंद था। लोगों से पूछा तो उन्हें भी कुछ नहीं पता था। ये बातें जैसे जैसे मैं सुनता जा रहा था, इतना परेशान हो रहा था। चलो कुछ नहीं, मिल जाएगी। ना भी मिली तो वो खुद छोड़कर गई होगी। तुम्हें तो उसके पीछे खुद को परेशान मत कर और पुरसुकून रहो। अम्मा मुझे तसल्ली दे रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था इन सब बातों को कहाँ डालूं या कहाँ पर जाकर रिमशा को ढूंढूं। मैं नींद की गोली खाकर सोने के लिए लेट गया। कुछ देर कोशिश करने के बाद नींद भी आ गई। पता नहीं कितनी देर मैं यूं ही सोता रहा। अचानक से मुझे अजीब तरह का ख्वाब नजर आया। रिंचा मेरे ख्वाब में मौजूद थी और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। जमील, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ और दरिंदों के हवाले करके चले गए। ये मुझे जानवरों की तरह रखते हैं। जमील, तुम कहाँ हो? खुदा का नाम है, मुझे बचा लो। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे तसल्ली देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो मेरा ख्वाब टूट गया। मैं चिल्लाकर रिंचा को पुकारा, लेकिन वो मेरे ख्वाब में थी, हकीकत में नहीं थी। मैंने बौखलाकर इर्द-गिर्द देखा तो खुद को अपने कमरे में बिस्तर पर मौजूद पाया। जल्दी से उठकर पानी का एक गिलास फटाफट पी लिया। उसके बाद अपना मोबाइल लेकर मैं घर से बाहर निकल आया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ और कहाँ न जाऊँ। बेचैनी में फिर वापस अपने घर चला आया। वो ताला अभी वैसे ही लगा हुआ था, बल्कि उस पर हल्का जंग भी दिखाई दे रहा था। मेरे पास उस ताले की चाबी थी। मैंने चाबी लगाकर ताला खोला तो सारा घर वीरान पड़ा हुआ था। मैं अंदर आया तो देखा सारे कमरे बंद थे। उन्हें खोल कर देखा तो गंद वैसे ही बिखरा हुआ था। रिंचा के कपड़े, मेकअप का सामान ड्रेसिंग टेबल पर यूं ही पड़ा हुआ था जैसे वो अभी अभी मेकअप करके यहाँ से गई हो। उसके कपड़े भी बिखरे हुए थे। किचन में गया तो वहाँ भी सालन चूल्हे पर पड़ा हुआ था, मगर अब इसमें बदबू के भभके उठ रहे थे। पानी का गिलास, चाय के जूठे बर्तन। जैसे जैसे मैं देखता जा रहा था, मुझे अजीब सी कराहत महसूस हो रही थी। सारे का सारा घर ऐसे था जैसे कोई अभी 5 मिनट के लिए कहीं बाहर गया हो कि मैं अभी आकर समेटता हूँ, मगर वो वापस न पलटा। मैंने वहीं खड़े खड़े रिंशा की अम्मी को फोन किया तो वो रोते हुए बोली, अच्छी, हमने अपनी बच्ची की शादी की है तुमसे। जब वो उस घर से ब्याह कर गई थी, तुमने तो उसके सारे रिश्ते नाते ही खत्म कर दिए। मैंने जल्दी से कहा, आंटी, मैं यही बताने वाला था आपको, मगर वो मेरी बात काट कर बोली, 2 माह पहले उसने पराए लोगों की तरह फोन किया, कहा वो दुबई जा रही है अपने शोहर के पास। पता नहीं आप राब्ता हो सके या नहीं। मैंने जल्दी से पूछा, बेटी क्यों नहीं होगा राब्ता? तो वो रोते हुए
बोली, अम्मी जमील बहुत गुस्से वाले हैं। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। और आज तुम फोन कर रहे हो? मैं तो अजाब में आ गई हूँ। अपनी बेटी तुम्हारे साथ ब्याह के वो रो रही थी, जबकि मैं हक्का बक्का उनकी बात सुन रहा था। मैंने रिंचा को दुबई नहीं बुलाया था। मजीद मैंने उसे कभी भी मना नहीं किया था कि वो अपने घर वालों से कोई राब्ता न रखे। मुझे तो उसकी बात बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, बल्कि शादी के शुरू के दिनों में अक्सर ही उससे पूछा करता था कि आज तुमने अपने मेके में बात की है। वो नहीं कहती तो मैं अपने सामने बैठकर उसे फोन करवाता। फिर अगर वो मेके में नहीं है तो कहाँ जा सकती है? ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैंने फोन काट कर एक दो और जानने वालों को फोन किया, मगर उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया। वो नहीं जानते थे मेरी बीवी कहाँ पर है। वहीं चारपाई पर सर पकड़कर बैठ गया। काफी देर बाद उठा कि वहां से मिलता भी क्या। आखिर मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, गोया रिंचा यहीं पर मौजूद हो। मगर मैंने पूरा घर खंगाल मारा था और वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली थी। लेकिन उसकी खुशबू और एहसास मुझे वहां से जाने नहीं दे रहा था। कुछ देर मजीद वहां पर रुकने के बाद मैं खामोशी से निकल आया। अब मेरा रुख तो करीबी थानों की जानिब था। वहां मैंने रिंचा की गुमशुदगी की इत्तला दी तो उन्होंने रिपोर्ट लिख ली, मगर मुझे कोई भी हौसला अफजा जवाब नहीं दिया था। उनके मुताबिक लड़की को गुम हुए काफी देर हो चुकी थी। अब उसे उठाने वाले या जहाँ पर वो जाना चाहती होगी वहां पहुंच चुके होंगे। आपको ये रिपोर्ट गुमशुदगी के 24 घंटों के अंदर अंदर लिखवानी चाहिए थी, मगर आपने लापरवाही की। तो अब हम यकीन नहीं दिला सकते, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बीवी को ढूंढ दें। मैं वहां से भी मायूस होकर बाहर आया तो एक जगह काफी रश था। लोग वहां खड़े होकर बातें कर रहे थे। शायद कोई बाबर शहर में नया आया था और अपनी करामात की वजह से बहुत मशहूर हो चुका था। मैंने सर झटका और वहां से जाने लगा तो एक आदमी की बात मेरे कानों में पड़ी। अरे, जब मैंने बीबी साहब को लंगर पर चढ़ाया है, तब से मेरी सारी मुश्किलात ही हल हो गई है। बस अब यही दुआ है कि वो अपने मुंह से मेरे लिए कोई दुआ कर दे, तो मुझे यकीन है मेरे बड़े मामलात हल हो जाएंगे। मैंने अजनबे से उस दोनों खवातीन की तरफ देखा जो न जाने कौन सी दुनिया की थी। यही दुआ वो घर बैठकर करती तो मुझे यकीन था उन्हें ये बिलावजह के लंगर और न्याज देने की नौबत ही पेश न आती। जाहिल लोग, मैं सर झटक वहां से चला आया। हर जानिब से मायूस हो चुका था। रब से भी रो रो कर अपनी बीवी के मिलने की दुआएं करता। मुझे यकीन था उसके साथ जरूर कोई हादसा पेश आया होगा। वो मुझे यूं धोखा नहीं दे सकती। मेरी शादी अम्मा ने अपनी पसंद से ही की थी। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं था। शादी के फौरन बाद ही मेरी दुबई में नौकरी लग गई थी। जब अम्मा को ये बात पता चली तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, मगर रिंचा रोने लगी। मैंने उसे खामोश करवाया तो वो नरमी से बोली, मैं नहीं चाहती आप मुझे छोड़कर जाएं। आपके बगैर मैं अकेली रह जाऊंगी। क्या करूंगी? मैंने उसे काफी दिलासे वगैरह दिए। फिर मेरे जाने के दिन करीब आ गई तो मैं अपनी पैकिंग में बुरी तरह से उलझ गया। उन दिनों मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि रिंचा काफी खोई खोई सी लग रही थी। वो एक दिन सोचते हुए बोली, सुनील, क्या आप मेरा पता लेते रहेंगे? मुझे क्यों, क्या हुआ? मैंने हैरानी से पूछा तो अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, जमील, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है आप चले जाएंगे तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। मतलब मैं उसकी बात समझ नहीं पाया था। वो काफी डरी हुई थी। कहने लगी, मुझे बचपन से ही सच्चे ख्वाब आते हैं। ये बात उसने एक दो मर्तबा मुझे पहले भी बताई थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, मगर अब जब वो ये बात कर रही थी तो मैंने हैरत से पूछा, कुछ देखा तूने ख्वाब में? वो उलझ कर बोली, यही तो मसला है, ख्वाब में जो इशारा होता है उसे मैं समझ नहीं पाती हूँ। जब वो वाक़या हो जाता है तभी उस इशारे के बारे में समझ आती है। बस अब मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, जैसे आपको एयरपोर्ट पर चढ़ाकर मैं किसी कुएं में गिर रही हूँ और आप भी मुझे कहीं नहीं बचा सकते। फिर मंजर बदल कर एक और ख्वाब आया, जैसे मैं बेहोश हूँ और बहुत से लोग मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं और मैं सबकी बात सुन रही हूँ। हर कोई मुझसे बात करना चाहता है। वो सोचते हुए ये सब कह रही थी। मैं जो अपना बैग बंद कर रहा था, अचानक से उसके करीब आया और कहा, ये कैसा ख्वाब है? इसका क्या मतलब हो सकता है? वो नफी में सर हिलाकर बोली, मुझे वाकई नहीं पता ये सब क्या हो रहा है और क्यों दिखाई दे रहा है।
मुझे किसी बात का भी नहीं इल्म, बस एक एहसास है, दिल में मजबूती से जकड़ा हुआ है कि आप जाएंगे तो मैं तबाह हो जाऊंगी। मत जाएं मुझे छोड़कर। ये कहकर वो मेरे गले से लगी, फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उस वक्त तो रिमशा की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि तब मुझे सिर्फ बाहर जाने का ही शौक हो रहा था। मेरे अब्बा भी दुबई में काम करते थे, उनका इंतकाल हो गया तो उन्हीं की जगह पर मैंने अप्लाई किया था। तो बाहर जाना मेरा बचपन का ख्वाब था। अब जब रिमशा ये सब कह रही थी तो मैं उसे तसल्ली देने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि इसकी खातिर मैं अपना ख्वाब नहीं छोड़ सकता था। बड़ी मुश्किल से तो मौका मिल रहा था बाहर जाने का, ऐसे कैसे छोड़ सकता था। तुम परेशान मत हो, वैसे भी तुम्हारा वहम होगा। मेरी बात पर वो इनकार करती हुई बोली, अगर कुछ हो गया तो फिर? मैंने नरमी से पूछा, क्या शादी के बाद तुम्हें कोई हकीकी ख्वाब आया है? 2 माह हो गए हैं हमारी शादी को, इस दौरान कुछ ऐसा ख्वाब दिखाई दिया है जो तुम्हें सच हुआ हो? उस पर वो नफी में सर हिलाकर बोली, नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बल्कि ख्वाब आना ही बंद हो गए। इस बात पर मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर क्यों परेशान हो रही हो रिक्शा? हो सकता है तुम परेशान हो तभी ये तुम्हारी जहनी इख्तिजा हो, और अच्छा गुमान रखोगी तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ, कल मैंने जाना है, तो शोहर को ऐसे परेशान करके भेजोगी? तुम मजबूत बनो, अब जब तक मैं नहीं आता तुम्हें सब खुद को करना होगा, समझ रही हो ना? उसने इस बात में सर हिलाया। शादी के फौरन बाद ही अम्मा ने हमें अलग कर दिया था। बड़े भाई का भी अलग घर था और मेरा भी, ये इसलिए कि मुस्तकबिल में कोई लड़ाई झगड़े ना हो। बस सुलह सफाई से हम सब अलग हो जाएंगे। कोई खुशी गमी का मौका हो तो इकट्ठे मिल बैठेंगे। समझाने पर वो खामोश हो गई। अगले दिन सब घर वाले मुझे एयरपोर्ट छोड़ने गए हुए थे। मैं पूरा रास्ता रिमशा को देखता आया था, वो अब भी बेचैन थी। रात को जब मैंने उसे पुरसुकून किया था, उसके चेहरे पर वैसा कुछ नहीं था। वो बार बार मुझे देखती, कुछ कहना चाहती, फिर खामोश हो जाती, लेकिन मैंने बड़ी खूबसूरती से उसकी इस सारी बेचैनी को पसपुष्ट डाल दिया, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ बाहर जाने के ख्वाब देख रहा था, जहाँ जाने के बाद हमारी जिंदगी का एकदम से बदल जाना। काश उस वक्त मैं रुक जाता, अपनी बीवी के ख्वाब को समझने की कोशिश करता, तो आज मेरे घर में मेरी बीवी मौजूद होती। खुदाया, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका था और ये पूरा हफ्ता मैंने शदीद अजियत में गुजारा था। वहां पर भी तकरीबन 1 माह ही मेरी रिमशा से बात हो सकी थी। इसके बाद उसका मोबाइल और नंबर दोनों ही बन जा रहे थे। वो व्हाट्सएप पर भी वो मुझसे राब्ता खत्म होने के बाद ऑनलाइन नहीं आई थी। अभी मेरे वापस जाने में कुछ वक्त था, लेकिन जब मैंने रिमशा की जानिब से इतनी गंभीर खामोशी देखी तो मैं खुद को मजीद रोक नहीं पाया, और जो पहली टिकट मुझे मिली उससे ही वापस आ गया। वापस आकर वही हुआ जिसका रिमशा को खदशा था। अब उसके ख्वाब की बिना पर मैं उसे कहाँ ढूंढता फिरता, कहाँ से वो कुआं लाता और कहाँ लोगों के हुजूम को तलाश करता। जब हफ्ते बाद ही वो मुझे नहीं मिली तो अम्मा ने मुझे पुरसुकून करने की कोशिश की और कहा, चली गई होगी कहीं पर, तुम क्यों बिला वजह परेशान हो रही हो? ये आजकल की लड़की है, ऐसे ही करती है, ऐसे ही करती हैं। जब शोहर बाहर जाता है तो वो दोस्तियां कर लेती हैं और भाग जाती हैं। अम्मा, आपको तो रिमशा ने कोई बात नहीं की क्या? मतलब कोई इशारा या कुछ भी कि वो बता सके कि उस पर क्या बीत रही है? इस बात पर अम्मा संजीदगी से बोली, अरे मियाँ, तुम अपनी बातें अपनी माँ से नहीं करते तो फिर वो तो मेरी बहू है, वो क्यों अपनी खास बातें मुझे बताने लगी? तुम भी अजीब बातें करते हो। मैं चुप कर गया। ठीक 2 दिनों के बाद मुझे फिर से वही ख्वाब आया, मगर इस मर्तबा ख्वाब में कुछ मुख्तलिफ था। एक बंद कमरा था जहाँ रिमशा बंधी हुई थी और उसकी आंखें बंधी हुई थी, जैसे वो सो रही थी मगर हकीकत में जाग रही थी। जैसे ही मैंने कमरे में रिमशा को देखा तो वो मुझे देखकर ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी और बोली, तुम हो मुजरिम, मेरे तुमसे जुड़े रिश्ते मेरे मुजरिम है। मैंने मना किया था मगर तुम नहीं रुके, तुमने मुड़कर मेरी खबर भी नहीं ली और मैं यहाँ हर रोज मरती हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जमील, तुम्हें खुदा का नाम है, मुझे इस जहन्नुम से बाहर निकालो। वो देखो, वो सभी लोग मेरी जानिब आ रहे हैं। जमील, मुझे इनके सवालात से बचा लो, मुझे झंझोड़ते हैं, वो अजियत देते हैं। वो देखो, उसने हाथ से एक जानिब भी इशारा किया तो मैंने गर्दन मोड़कर देखा
वहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार की खिड़की थी, जहाँ पर लोगों का एक अनगिनत हुजूम खड़ा रिमशा को पुकार रहा था। वो बार बार मुझे पुकार रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाओ, वो लोग मुझे मार डालेंगे। जब मैं बारे हैरत की वहाँ खिड़की से यह सारा मंजर अपनी आंखों के सामने देख रहा था, 7 लोगों का हुजूम भी मुसलसल बढ़ रहा था। बिल आखिर उन सब लोगों ने मिलकर दीवार में लगी हुई सी खिड़की को एक झटके से तोड़ दी और इंसानों का एक बहुत बड़ा रेला रिमशा की जानिब बढ़ा। वो चीखें मारने लगी, रोने लगी। इससे पहले उसे बचाने के लिए वहां जाता, वो लोगों में कहीं गुम हो चुकी थी। बस इस ख्वाब के बाद मेरी आंख खुल गई। मैंने इर्द गिर्द देखा तो आज भी अपने कमरे में ही था। ये ख्वाब कैसे आ रहे हैं? क्या मुझे कोई इशारा मिल रहा है जिससे मैं रिमशा को ढूंढ सकूं, या फिर ये ख्वाब मेरे दिमाग की सजा है? मैं बाहर आया तो अम्मा बाहर सहन में बैठी तहज्जुद पढ़ रही थी। मैं उनके करीब आकर गोद में लेट गया और रोने लगा। वो मुझे जैसे जैसे दिलासे दे रही थी, वैसे ही मेरे रोने की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। अम्मा, मैं हूँ मुजरिम रिमशा के खो जाने का। वो मुझे मना करती रही कि मत जाइए मुझे छोड़कर, आप जाएंगे तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा। मगर मैंने उसकी एक भी ना सुनी, क्योंकि उस वक्त मेरे सर पर बाहर जाने का भूत सवार हो रहा था। मैं किसी भी हालत में ये सुनहरी मौका अपने हाथ से खोना नहीं चाहता था, लेकिन अब क्या करूं? मैं वहां जाकर अपनी बीवी को खो ही चुका हूँ। अम्मा मुझे संभालने की बहुत कोशिश कर रही थी। वो अक्सर मेरा ध्यान रिमशा से हटाने में लगी रहती थी कि मैं बिलावजह सोच सोच कर पागल न हो जाऊं। एक दिन अपने घर बैठा हुआ था, जब अम्मा की एक सहेली हमारे घर में आई। अरे जमील, तुम कब आए? लो भला, मैं यहाँ ना आती तो तुम मुझे मिलने ही ना आते। मैं खामोश ही रहा। जब से रिमशा को खोया था तब से मैं लोगों की बातों का कम ही जवाब दिया करता था। अगर जरूरी होता तो दे देता, वरना यूं ही रहता। तब तक अम्मा भी वहां आ चुकी थी। वो नरमी से बोली, अरे रक्षंदा, लेकर जाती ना अपने बेटे को भी बीबी साहब के पास। देखो, ये पता नहीं क्या परेशानी है, इतना सा निकल आया है क्या? कैसी माँ हो तुम, लेकर नहीं गई क्या? साथ ही इस औरत ने मुझे देखा और अफसोस से अपने सर नफी में हिलाने लगी। बताओ ना मियाँ, गए नहीं क्या तुम बीबी साहब के पास? अरे बड़ी अल्लाह वाली करामत है उसके पास जो अपना मसला लेकर जाता है, बस फिर साहब ख्वाब देखकर फौरन उसे हल बता देती हैं। मुझे उन बातों पर यकीन नहीं है, मैंने बगैर किसी लगी लिपटी के कहा, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगा था। वो औरत जो मेरे निजी मामलात में बोलने की कोशिश कर रही थी मेरे ख्वाब, वो कसियानी हंसी हंसते हुए बोली, अच्छा मत जाओ, चलो मुझे ही बता दो कि अब परेशानी क्या है, मैं ही दुआ करवा दूंगी तुम्हारे लिए। आखिर दुआ तो कर ही सकते हैं। तुम्हारी माँ ने भी मेरे लिए बहुत सी दुआएं की थी और आज देखो मेरी औलाद सेहतमंद है। डॉक्टरों ने जवाब दिया था बच्चा नहीं हो सकता। बड़ा कर्ज है तुम्हारी माँ का मुझ पर, बताओ क्या बात है? वो औरत अजीब चिपकू तबीयत की मालिक थी, बिला वजह ही जानकारी लेने के लिए पागल हो रही थी। मेरी बीवी नहीं मिल रही और मेरा दिमाग भी हद खराब हो रहा है। बेहतर होगा आप अपने मशवरे अपने पास रखें। ये अम्मी से मिलने आई तो सिर्फ उनसे मिले, इर्द गिर्द के मामलात में झांकने की कोशिश खुदारा मत करें। ये कहकर मैं वहां से जाने लगा, जब औरत पीछे से बोली, अरे मियाँ, बड़े ही तीखे मिजाज के मालूम होते हो। तुम्हें बुरा तो लगेगा, मगर तुम्हारे मसले का हल सिर्फ और सिर्फ बीबी साहब के पास से ही मिल सकता है। अरे वो तो खास तौर पर गुमशुदा लोगों का सुराग लगाने के लिए देती है। मुझे उस औरत की बातों से बेहद उलझन हो रही थी और मेरा दिमाग बुरी तरह से फट रहा था। मैंने गाड़ी की चाबी ली और अपने घर गया। पहले सहन में कुछ देर बैठा रहा, फिर घर की सफाई करने लगा। 2-3 घंटों में मैंने ऊपर ऊपर से सारा घर साफ कर दिया, मगर दिल बड़ा बोझल था। फिर मैं बैठक की सफाई के लिए आगे बढ़ा, तो जो ही मैंने बैठक को ताला खोला, हैरान रह गया। मैं जब जब उस घर में आया था सिर्फ रिहायशी हिस्से को ही खोला था, बैठक को एक मर्तबा भी खोलकर नहीं देखा था। मेरा दिल चाहा अपना सर दीवार में दे मारूं। आखिर इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे पूरा घर खोल कर भी अच्छी तरह से देखना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त बैठक को देखकर साफ अंदाजा किया जा सकता था कि यहाँ पर मेरी बीवी को रखा गया था। दीवार के साथ जंजीरें बंधी हुई थी और उनके साथ हथकड़ी के मानित गोल गोल कड़े बने हुए थे, जिनकी तादाद 4 थी, यानी 2 हाथों के और 2 पैरों के। इसके अलावा बैठक से इंतहाई बुरी बदबू आ रही थी। वहीं पर खाने के बर्तन और पानी का गिलास बड़ी बेतरतीबी से फेंका हुआ था। बैठक का फर्नीचर
खींचकर एक दीवार के साथ लगाया हुआ था। मैं जल्दी से बैठ के दूसरे दरवाजे की तरफ गया जो गली में खुलता था, मगर उस गली में नहीं जहाँ पर घर का मेन गेट था, बल्कि इससे पिछली गली में। जो कोई भी था उसने मेरी बीवी को उधर रखा हुआ था और बड़ी चालाकी से सबको धोखा भी दे रहा था, ये जाहिर करके कि वो घर तो काफी महीनों से बंद था ताकि उसकी तरफ किसी का ध्यान ना जाए और वो बड़े सुकून से रिक्शा को वहां रख सके। उन सब के बावजूद मुझे ये बात नहीं समझ आ रही थी कि अगर उसने रिक्शा को घर में ही रखना था तो फिर क्यों बांधा, क्यों हुआ था और किस मकसद के लिए वो ये सब कर रहा था। हालात एकदम से खराब हो चुके थे। मैंने उसी वक्त पुलिस को फोन किया और उन्हें पूरी सिचुएशन बताकर उसका इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में पुलिस आ गई तो उन्होंने भी जगह को सील कर दिया। हथकड़ियों को उतार कर फोरेंसिक के लिए भेजा गया तो एक दिन में उसकी रिपोर्ट भी आ गई, जिसके मुताबिक वाकई वहाँ रिक्शा मौजूद थी, जिसे कुछ दिन पहले ही वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था। पुलिस अधिकारियों ने मुझसे पूछा, क्या आपको भी किसी पर शक है? तो मैंने नफी में सर हिला दिया, क्योंकि वाकई में मुझे किसी पर भी शक नहीं था। सर अच्छी तरह सोचकर बताएं, क्या पता कोई ऐसा हो जिससे आपकी बीवी खौफ खाती हो और उन्होंने आपको थोड़ा बहुत कुछ इशारा दिया हो, या कोई भी ऐसा नमूना वाकया जिसमें आपकी तवज्जो खींची गई हो। अगर कुछ भी ऐसा है तो प्लीज हमें बता दें, ये केस को हल करने में हमारी बहुत मदद करेगा। बहुत सोचने के बावजूद मुझे कोई ऐसा वाकया या शख्स याद नहीं आया जिसके साथ रिंचा की कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, या कभी उसने जिक्र किया हो कि माजी में कुछ नागवार हुआ था। सामने मेन गेट वाली गली में कुछ कैमरे लगे हुए थे, उनकी मदद से मुजरिम को तराशना चाहा, लेकिन मुजरिम कभी भी मेन गेट से घर में दाखिल नहीं हुआ था। सिवाय एक दो मरतबा के जमील की माँ पिछली गली में जाकर देखा तो वहाँ बदकिस्मती से कोई भी कैमरा मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से मुजरिम की कोई भी हरकत उन्हें नहीं दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने मेरी माँ को हिरासत में लेने की बात की। मैंने सख्ती से मना कर दिया, खबरदार अगर किसी ने मेरी माँ को तंग करने की कोशिश की, क्योंकि उनके अलावा और कोई भी ऐसा इशारा नहीं मिल रहा था जिससे शक किसी और की तरफ जाता। जब पुलिस वालों ने कह दिया कि कम से कम एक मरतबा तो हम आपकी माँ से तफ्तीश करेंगे, तो मैंने खामोशी से रिंचा का केस वापस ले लिया। इस पर पुलिस वाले बहुत ज्यादा सीखा हुए। जब अम्मा को इस बात का पता चला तो वो बहुत ज्यादा खफा हुई और बोली, बेटा तुमने ठीक नहीं किया, वो लोग तो अपना काम ही कर रहे थे, कर लेने देते उन्हें तफ्तीश, कम से कम यूं केस तो बंद न कराते। हो सकता था कुछ देर बाद मुजरिम का कोई न कोई सुराग लग ही जाता। अम्मा मुझे डांट रही थी, लेकिन मैं अपनी माँ पर कोई इल्जाम नहीं आने दे सकता था। अल्लाह बेहतर करेगा, परेशान न हुआ कर। अल्लाह पाक ने हमें रिंशा का कोई न कोई सुराग देना हुआ तो हमें कुछ न कुछ करना होगा। देखिएगा वो खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो हम लाख कोशिश करने के बावजूद जहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। मगर इन सब में आपको तकलीफ नहीं दे सकता और ना ही देना चाहता हूँ। ये बात सुनकर अम्मा रोने लगी और मुझे बहुत सारी दुआएं देने लगी। मैं कमरे में आ गया और वुजू करके हाजत के नवाफिल पढ़ने लगा। बार बार अल्लाह से यही दुआ कर रहा था कि मेरी बीवी को अपनी अमान में रखना। मैंने उसे अकेला छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं अपनी गलती पर बता रहा हूँ। तकरीबन 15 मिनट में यूं ही दुआ करता रहा। उसके बाद जाकर मेरे अंदर एक सुकून सा फैलने लगा। मैं दुआ करके उठा तो मुझे अपनी कंपनी की जानिब से मैसेज आया हुआ था। उन्हें कोई अर्जेंट काम था। उन्होंने मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी थी और मुझे जल्द से जल्द वापस बुलवाया था, मगर मैं इसी लम्हे बगैर सोचे समझे उन्हें जवाब में अपना इस्तीफा भेज दिया। तभी अम्मा कमरे में कोई चीज लेने आई तो मैंने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने के मुतल्लिक बता दिया, जिस पर वो खफा होते हुए बोली, तुमने इतनी जल्दी फैसला क्यों किया? मैंने नरमी से कहा, अम्मा एक मरतबा मैं अपनी बीवी को तन्हा छोड़कर जा चुका हूँ, अब दोबारा मैं यूँ नहीं करूँगा। यहीं पर छोटी मोटी जो भी नौकरी मिलेगी मैं कर लूँगा, मगर रिंशा को ढूंढ कर ही रहूँगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया कि मैंने उसके बाप के बाद तुम्हें तुम्हारी बीवी का वली बनाया था, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? अम्मा मुझे बहुत खौफ आता है, बस दुआ करें कि रिंशा जल्द से जल्द मिल जाए और वो ठीक हो, खैर आफियत से हो। अम्मा हाथ उठाकर दुआ मांगने लगी। तकरीबन 3-4 दिन तक मैं रोज अपने घर में आता जाता, बैठा को अच्छे से देखता। वहाँ पर नशावर दवाइयों की डब्बियाँ और पत्ते भी मौजूद थे। इनसे वाज़ेह हो रहा था कि यहाँ रिंशा को हर वक्त दवाइयों के ज़ेर असर रखा जाता था।
शायद इसलिए कि वो कोई शोर शराबा न कर सके। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मुझे वहां पर कोई सुराग मिल जाए या कोई निशानी या कुछ भी ऐसा जिससे मैं मुजरिम तक पहुंच जाऊं, मगर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत थक चुका था, तो वहीं बैठकर ऊंची ऊंची रोने लगा। पता नहीं कब यूं ही रोते रोते मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। सोने पर एक मरतबा फिर से रिंचा मेरे ख्वाब में आई। वो बहुत थकी हुई और निढाल लग रही थी। मुझे देखकर नरमी से बोली, तुम्हें मुजरिम क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तुम्हारे इर्द गिर्द ही है वो। जमील, मुझे बचाओ। जितनी जल्दी मुझे तलाश कर सकते हो कर लो, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। जो मेरे लिए मेरी जान ले लेंगे। मुझे निकालो इस जहन्नम से। तुम किसी से दुआ कराओ मेरे लिए। इसके बाद वो चली गई तो मेरी आंख खुद ब खुद खुल गई। मैं यूं ही फर्श पर लेटा लेटा सो गया था। अब उठा तो छत को फेंकने लगा। रिक्शा चाहती थी मैं उसे ढूंढ लूं, यानी जिसने उसे छुपाया हुआ है वो जान चुका है कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, और अगर जल्द से जल्द मैं अपनी बीवी को ना ढूंढा तो वो जरूर उसे मार देंगे। तभी वो इतनी परेशान दिखाई दे रही थी। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? या अल्लाह, मुझे कोई अकल दे, मेरी रहनुमाई दे, मैं बीवी को तलाश कर सकूं। यूं ही दुआ करते करते मैंने सारे कमरों को ताले लगा दिए और बाहर निकल आया। अभी मैं मोहल्ले से निकला ही था जब मुझे रिंचा की दोस्त दिखाई दी। मुझे देखकर वो जल्दी से रिंचा के मुतल्लिक पूछने लगी। तो मैंने पूछा कि तुम नहीं मिली रिंचा से? वो शर्माते हुए बोली, भाई आपकी शादी के बाद ही मेरी शादी भी हो गई थी। बस फिर मैं सऊदीया चली गई। अभी मिलने के लिए आई हूँ। आना था मैंने आपके घर में, लेकिन कुछ काम थे करने वाले, तो उन्हीं कामों में उलझी रही। लगाऊंगी चक्कर मैं आपकी तरफ भी। मैंने गमगीन लहजे में कहा। नहीं मारिया, कोई जरूरत नहीं है। वो हैरानी से मुझे देखते हुए बोली, क्या हुआ भाई? खैरियत से परेशानी दिखाई दे रहे हो। रिंचा तो ठीक है, और आंटी उनकी भी तबीयत ठीक है क्या? मैंने नफी में सर हिला दिया और खुद को जब्त करते हुए कहा, मारिया, रिंचा खो गई है और वो नहीं मिल रही है। अरे ऐसे कैसे खो गई है? कोई छोटी बच्ची तो नहीं है जो आप खामखा में ही परेशान हो रहे हैं। यहाँ ये मोहल्ले में किसी के घर गई होगी, अभी आ जाएगी। मेरी आंखों में बेख्तियार उसकी बात सुनकर आंसू मर आए। जिन्हें बेदर्दी से रगड़ते हुए कहा, नहीं, वो अब भी गुम नहीं हुई। उसे तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। साथ में ही उसने वहाँ खड़े खड़े मुखबिर मगर जामे बात मारिया को बताई। वो मारे गम कुछ न बोल सकी। मारिया, तुम रिंचा की दोस्त थी, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? वह जल्दी से बोली, जी भाई, आप बताएं, मैं आपकी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे यकीन ही नहीं आता कि वो छोटी सी हंसमुख रिंचा अचानक खो भी सकती है। मारिया, क्या कभी रिंचा ने शादी से पहले या शादी के बाद कुछ बताया? मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, उसे कोई तंग करता हो, या कुछ भी, कोई भी छोटी बात अगर उसने इस मुतल्लिक तुम्हें बताई हो तो खुदारा मुझे बताओ। वो सोचते हुए बोली, बताया तो है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। मुझे नहीं लगता ये बात आपसे करनी है। मैं जल्दी से पूछा, तुम परेशान न हो, जो भी बात है मुझे खुलकर बताओ। मैं हर तरह की बात सुनने के लिए तैयार हूँ। बस खुदा का नाम है, मुझे कोई इशारे दे दो जिससे मैं अपनी बीवी तक पहुंच जाऊं। पता नहीं कितनी अजियत में होगी वो। भाई, मुझे माफ कर दें, लेकिन रिंचा ने 1-2 मरतबा बताया था कि आंटी का रवैया उसके साथ ठीक नहीं है। मैं उसकी बात काट कर बोला, अम्मी का रवैया क्यों ठीक नहीं होगा? अम्मी ने तो शुरू से ही हमें अलग कर दिया था। फिर जब वो अपने घर अलग थी, फिर अम्मी से क्यों तंग करेंगी? वो नरमी से बोली, मैं आपको नहीं बताना चाह रही थी इसी वजह से, क्योंकि आपकी माँ है वो, और अपनी माँ के मुतल्लिक कोई भी इंसान गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर चाहे वो आप हो या मैं। आपने कोई ऐसे वैसे बात पूछे तो मुझे सिर्फ यही बात याद आई। इसके अलावा मुझे नहीं याद कि रिंचा का कोई भी झगड़ा हुआ हो या कोई दोस्त वगैरह। ये कहकर वो चुप हो गई। नहीं, मुझे बताओ, अम्मी की क्या बात कर रही थी? पता नहीं, मुझे अब ठीक तरह से याद नहीं है, लेकिन वो बताती थी कि आंटी उसे कुरेदती थी। आंटी ने उसे ये भी बताया था कि तुम्हें सच्चे ख्वाब आते हैं, तभी मैं तुम्हें अपनी बहू बनाकर लाई हूँ ताकि तुम हमारे लिए आसानी पैदा कर सको। आंटी उसे मजबूर करती थी, कभी कोई मसला बताकर या फिर किसी सहेली या रिश्तेदार के मसाइल बताकर, मुझे उसका हल बताओ। ख्वाब में देखकर रिंचा उन्हें साफ मना करती थी कि मेरे इख्तियार में कोई भी हल नहीं, देखना नहीं है। तो वो उसे बातें सुनाती थी कि तुम बिला वजह
जानबूझकर मुझे इनकार कर रही हो, हालांकि तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है। तुम मुस्तकबिल से आराम से देख लेती हो, जबकि ऐसा नहीं था। भाई, मैं बचपन से ही रिमशा को जानती हूँ। उससे सच्चे ख्वाब कभी कभार आते थे। एक दो मर्तबा उसने आंटी के मतलब ये बातें बताई थी कि वो उसे मजबूर करती हैं। ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि आज तक अम्मा या रिमशा ने कभी इन बातों का मुझसे कोई जिक्र नहीं किया था। मारिया, जो कुछ तुम बता रही हो वो सच है, वो नरमी से बोली। भाई, मैं अपनी कसम खाकर कहती हूँ, बल्कि शायद मेरी कसम पर भी आपको यकीन न आए। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, जो कुछ आपको बताया है सच। और ये भी बताती चलूँ कि रिमशा आपसे ये बातें छुपाती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो ये बातें आपको बताए और आप में और आंटी में कोई बदमज़गी पैदा हो। इसके बाद वो मज़ीद बातें करके वहाँ से चला आया। मेरा रुख घर की तरफ था। मैं अम्मा से इन बातों की तस्दीक करना चाहता था। फिर जब मारिया ने कसम खाई थी, लेकिन फिर भी जब तक मैं अपनी माँ से इन बातों की तहकीक न कर लेता, अब तो मुझे आराम नहीं मिलता था। और रिमशा के ख्वाबों वाली बात तो मुझे शादी के बाद पता चली थी, और ये भी रिमशा ने ही बताई थी, जबकि अम्मा ने ऐसी वैसी कोई बात का जिक्र नहीं किया मुझसे। मुझे याद था मेरी बहन ने यूं ही एक मर्तबा बातों ही बातों में मुझे बताया कि अभी दोनों की शादी नहीं हुई थी और इसका कोई सेवर कहीं पर गुम हो गया था। अगले दिन वो यूं ही रिमशा से फ़ोन पर बात कर रही थी तो रिमशा ने उसे बताया कि तुम्हारा जेवर फलां जगह पर पड़ा हुआ है। ये बात करते करते मेरी बहन हंसी थी। अरे, तुम्हारे ऐश हैं जो मेरे तुम्हारे घर में कभी भी हुआ करेगा, क्योंकि तुम्हारी बीवी को हर बात का पता चल जाता है। मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब कड़ी से कड़ी मिलती जा रही थी। मैं पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा था। तभी मुझे ये फिर वही रश दिखाई दिया जहाँ लोग बड़ी अकीदत से खड़े हुए थे। इसी वक्त मुझे रिमशा का ख्वाब याद आया, जिसमें वो कह रही थी कि किसी से दुआ करवा लो। मुझे इन सब पर यकीन नहीं था, लेकिन रिमशा पर था। वो चाह रही थी कि मैं उसे ढूंढ लूँ, सो बगैर सोचे समझे मैं भी लाइन में लग गया। मुझे यकीन तो नहीं था कि यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं वहाँ जा ही नहीं पाया था और खुद ब खुद मेरे पैर वहाँ रुक गए। काफ़ी देर बाद मेरा नंबर आया। कमरे के बाहर बैठे आदमी ने मुझसे 1000 रुपया लिया। मैंने खामोशी से पैसे निकाल कर दे दिए। जब अंदर गया तो वहाँ अजीब ही ड्रामा रचा हुआ था। एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। देखने में वो कोई ढोंगी बाबा ही लग रहा था। उसके करीब नीचे ज़मीन पर छोटा सा कपड़ा बिछा हुआ था, जिस पर एक लड़की आंखें बंद किए दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी हुई थी। उस लड़की की हालत बहुत तर हो रही थी। बालों की लटें मुंह के ऊपर फैली हुई थी और कपड़े भी बहुत मैले कुचैले हो रहे थे। हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हारा? बाबे ने ऊंची आवाज़ में पूछा। तो मेरा दिल किया यहाँ से खामोशी से ही निकल जाऊं, लेकिन फिर मैंने बताया, मेरी बीवी लापता है, उसकी खोज लगवानी है। या दुआ, जो भी आपको मुनासिब लगे, बस मेरी बीवी चाहिए। उस आदमी ने औरत की जानिब इशारा कर दिया और कहा, बीबी साहब को न्यास दो और अपना मसला बयान करो, ख्वाब देखकर बता देंगी। तुम्हारी बीवी कहाँ पर है? मैंने मुंह बिगाड़ कर उस ढोंगी बीवी को देखा जो आंखें बंद किए बैठी थी। दरवाजे से नशा और दवाइयों की बड़ी तेज महक आ रही थी, जिससे अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं था कि इस वक्त वो शायद नशे की हालत में थी। मैं वापस जाने के लिए बोलने लगा था, अभी रुक गया। मुझसे अगला कदम और दूसरी सांस दोनों ही नहीं ली गई। दोबारा से उस औरत के करीब हुआ और गौर से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी रिमशा ही थी। उसकी हालत इंतहाई अबतर हो रही थी और इतनी मैली हो रही थी कि पहचानना मुश्किल था। मैं उसे ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ने लगा और सब लोग मेरी जानिब मुतवज्जो हो गए। जाली बाबे ने मुझे पीछे करना चाहा तो मैं उन्हें बुरी तरह से पीटने लगा। वहाँ पर अच्छा खासा तमाशा लग चुका था। हजूम में से किसी ने पुलिस को बुला लिया। वो आई तो उन्हें मैंने बताया कि यही मेरी बीवी है। वो पुलिस एहलकार ही थे जो रिमशा के केस को काबू कर रहे थे। उस जाली बाबे ने बहुत तंग किया, जिसकी बिना पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मैं रिमशा से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो अपने होश हवास में नहीं थी। पहले तो वो बाबा अपना मुंह ही नहीं खोल रहा था कि ये सब किसने किया है और किसके कहने पर कर रहा है, लेकिन जब पुलिस के हाथ लगे तो उसने जो नाम बताया वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था।
اس نے میری ماں کا نام لیا تھا اور کہا تھا کہ وہی عورت اس لڑکی کی دولت دھندہ کر رہی ہے۔ وہ اسے شام کو یہاں سے لے جاتی ہے اور پتہ نہیں کس جگہ پر رکھتی ہے، صبح کو پھر لے آتی ہے۔ یہ لڑکی سچے خواب دیکھتی ہے تو ہم اس سے دن کو لاکھوں لاکھوں روپے کما لیتے ہیں۔ وہ ڈھونگی بابا تو جا رہا تھا اور میں زمین پر کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، یہ سوچ کر کہ آخر میری ماں نے یہ سب کیوں کیا، انہیں کیوں ضرورت پیش آ گئی پیسے کی، اور رمشا سے میری شادی بھی انہوں نے اس لیے کی تھی تاکہ وہ میرے لیے گھٹیا کاروبار کے طور پر استعمال کر سکیں۔ میرے جاتے ہی اماں نے رمشا کو نشہ آور دوائیاں دینا شروع کر دی تھی، پھر اس کو گھر کو تالا لگا کر وہیں بیٹھک میں ہی اسے قید کر کے رکھا اور اب طرح طرح کے لوگوں سے نیاز دلاتی تھی۔ میں ہکا بکا وہاں کھڑا تھا جب پولیس اہلکار میرے پاس آیا اور بولا، ہاں بھائی اب بتائیں، آپ کی ماں کو تفتیش پر بٹھائیں یا نہ، اب بھی چھوڑ دیں؟ جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے اس سب کے پیچھے آپ کی ماں کا ہاتھ تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ماں کو پولیس لے آئی تو انہوں نے اقرار جرم کر لیا تھا۔ رمشا کو بہت زیادہ ہیوی ڈوز دی گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا علاج ہونے لگا اور کچھ عرصے بعد وہ ٹھیک بھی ہو گئی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔